हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज राहुल मुंगई वंस अगेन। बच्चों, कल आपका एग्जाम है 13 तारीख को। उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मैं आज आपके लिए उसी के विषय में चर्चा करने वाला हूं, प्रैक्टिस पेपर की, जो कि जीएमसीटी ऑफ दिल्ली मैं एक प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था 2022-23 के लिए। तो आज हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अधिकतम मार्क है आपके 70। और इसमें आपको सबसे पहले सामान्य निर्देश जो हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको केयरफुली पढ़ लेने हैं और इसी हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें 5 सेक्शन है, जिसमें कि 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए है जो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के हैं और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 19 से लेकर 24 तक क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क के हैं। आपको 6 क्वेश्चंस में से 5 ही अटेम्प्ट करने हैं और इनके जो आंसर है आपको 60 से लेके 90 वर्ड्स में देने हैं। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करें? एक लाइन में आप मान लीजिए कि आप 10 शब्द लिखते हैं, तो इसमें से आपको 6 से 9 लाइन लिखनी है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 25 to 30 कैरिंग 3 मार्क। जो 25 से 30 वाले हैं उनमें 3 मार्क के क्वेश्चन है। उसमें से आपको 100 से 150 वर्ड में लिखने हैं और कोई 5 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको 10 से 15 लाइन में ही लिखने हैं। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस 31 to 33 और ये 3 क्वेश्चंस आपको तीनों अटेम्प्ट करने हैं और ये 4 मार्क के हैं। सेक्शन ई जो है वो 34 से लेकर 37 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं, जो कि 5 मार्क के हैं और 200 से 300 वर्ड में आपको लिखना है। मतलब 2 पेज आप लिख सकते हैं, 2-2.5 पेज आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक लोगो आपको दे रखा है। दिए गए चित्र में दिखाए गए प्रतीक चिन्ह किस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका पैरालंपिक का। तो पैरालंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो बी आंसर है इसका। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जो कमेटी है वो कब फॉर्म हुई थी? 22 सितंबर 1989 को फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। फादर कौन थे पैरालंपिक के? लुडविग गटमैन फादर थे। और पहली बार पैरालंपिक गेम कब स्टार्ट हुए, कब खेले गए? ऑफिशियली 1960 रोम में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। विजुअल इंपेयर्ड के लिए देखते हैं। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? 1960 रोम में हुए थे। सेकेंड वन क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशन एंड इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी। तो ऐसा सुनिश्चित करना कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो व्यक्ति जो है वो सुटेबल है, सबसे उचित है, तो वो कहलाता है आपका स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, व्यवस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, अगर वो उसकी एब्सेंसी दिख जाती है कहीं, तो उसको कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया। और जो मेनार्के है वो क्या होता है? जब गर्ल्स को पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसे कहते हैं मेनार्के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन मधुमेह को रोकने में मदद करता है? तो मधुमेह को जो रोकने में मदद करता है, जो डायबिटीज होता है, और वो 2 तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ये आपको याद होना चाहिए। टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है बॉडी में, और टाइप 2 में जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जितना बनना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बनता है, तो वो क्या आता है? डायबिटीज टाइप 2। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें धनुरासन जो है वो राइट आंसर है, तो फोर्थ का डी आंसर है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ अ 20-year-old बॉय वेइंग 50 kg एंड स्टैंडिंग 150 सेंटीमीटर टॉल? तो इसका जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, और इसका जो राइट आंसर होगा, जो कैलकुलेशन के बाद, वो 1369.32 आंसर आएगा, जो कि इन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। इस वन देख सकते हैं। Which type of muscle fiber are favorable in strength dominating events? जो स्पोर्ट्स। तो जहां पे भी हमको स्ट्रेंथ चाहिए, शक्ति चाहिए मसल से, तो वो कौन सी मांसपेशियां होती हैं? वो होती हैं व्हाइट मसल्स फाइबर, क्योंकि ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, फास्ट संकुचन करती हैं, तेजी से संकुचित होती हैं। तो हमको जो शक्ति चाहिए वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन से ही आती है, और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? व्हाइट मसल फाइबर।
और जो ड्यूरेशन लंबी है, जैसे इंड्योरेंस वाले इवेंट है, उनमें रेड मसल्स फाइबर काम में आती हैं, जो कि स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जो भी मैराथन रनर्स होते हैं, क्रॉस कंट्री रनर्स होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के रनर्स होते हैं, उनमें रेड मसल्स फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी, याद रखनी है बातें। निम्नलिखित में से कौन सा आसन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा आसन ऐसा है जो प्रिवेंट करता है हाइपरटेंशन को? तो वो करता है अर्ध हलासना। हलासन होता है जैसे कि जो किसान होता है उसका हल होता है, उसकी तरह ये पोज बनता है, तो ये अर्ध हलासना है, आधा हल बनाना है आपको। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्मुखी अपने आसपास के लोगों के साथ कम मुखर होता है। सही बात है, जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है वो कम बोलचाल रखता है। अंतर्मुखी बोलने से पहले अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही बात को रखते हैं। तो ये सही बातें हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए होने वाला है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है ए। मेसोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल ट्रेनिंग इज, तो जो मेसोसाइकिल है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से लेके 6 वीक्स तक का होता है। और इसी में हम बात करें, जो सबसे छोटा साइकिल होता है वो होता है माइक्रो साइकिल। तो माइक्रो साइकिल का जो टाइम होता है वो 3 से 10 दिन या 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच का होता है। और जो मैक्रो साइकिल होता है, जो सबसे बृहद साइकिल होता है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 से लेके 12 महीने तक का हो सकता है। और 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है, माइक्रो, मैसो और मैक्रो। माइक्रो सबसे छोटा, मैसो मीडियम साइज का, और उसके बाद में मैक्रो बृहद। यदि 12 टीमें हैं तो लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द लीग टूर्नामेंट इफ देयर आर 12 टीम्स? तो देखिए, जो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है n ब्रैकेट में n-1/2। जब भी आपको लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और ब्रैकेट में 11/2, तो ये हो जाएगा 132/2 इज इक्वल टू 66। तो इसका आंसर है जो सी होने वाला है। वजन बढ़ने का गहरा डर या वजन के बारे में गलत धारणा निम्न से किसका संकेत है? तो जब भी ऐसा किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहा है और मिसकंसेप्शन रहता है कि दिक्कतें हो जाएंगी, तो वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में। और बुलिमिया में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बिंज ईटिंग करता है, बहुत जल्दी जल्दी खाता है, और उसके बाद में गेट आउट ऑफ रीड कहते हैं जैसे कि वो उसके बाद में उसको एक्सक्रेट कर देता है, एमिट कर देता है थ्रू वॉमिटिंग, और खाने को बाहर निकाल लेता है। तो इसका आंसर है वो डी होगा। 12 हम देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, जो स्पेशल ओलंपिक था वो कौन लेके आया था? तो वो थे यूनिस कैनेडी श्राइवर। ये एक महिला थी, जॉन एफ कैनेडी जो थे, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, यूएस के, उनकी ये सिस्टर है यूनिस कैनेडी श्राइवर। और पहली बार जो स्पेशल ओलंपिक हुआ था वो 1968 में हुआ था, 1968 में हुआ था। कहां हुआ था? शिकागो में हुआ था। तो ये आपको याद रखनी है। और स्पेशल ओलंपिक किनके लिए है? जो बच्चे या जो व्यक्ति मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मानसिक तौर से वो सक्षम नहीं है, उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक की अवधारणा को रखा गया। यहाँ पे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। रेफर्स टू वेल ऑर्गेनाइज्ड, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग एंड डिपेंडेबल इंडिविजुअल्स। तो वो कौन से होते हैं जो हार्ड वर्किंग है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, केयरफुल है, रिस्पॉन्सिबल है? वो होते हैं कंसाइंसियसनेस वाले, कर्तव्यनिष्ठ। आपको याद रखना कि कर्तव्यनिष्ठ कौन व्यक्ति हैं? जो अपने कर्तव्यों को लेकर एकदम निष्ठावान है, डेडिकेटेड है, समर्पित है अपने कर्तव्यों को लेकर। इसी में मैं आपको बता दूं कि ये बिग 5 फैक्टर थ्योरी के एग्जांपल्स हैं। एक्सट्रोवर्जन, जो कि बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बात करने में, दोस्ताना रखने में भरोसा रखते हैं। न्यूरोटिसिज्म कौन है? मनोविक्षुब्ध वो लोग हैं जो हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। एग्रीबलनेस कौन से हैं? सहमतता इसको कहते हैं। सहमतता वाले वो लोग हैं जो हमेशा सहमति जताने में भरोसा रखते हैं, कि किसी वो ज्यादा सोचते नहीं, उनके दोस्त ने कहा कि ये काम करना है तो हाँ ये काम करना है, वो कभी उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो ये सबसे डेंजरस मैं मानता हूं कि एग्रीबलनेस वाली जो पर्सनैलिटी है वो सबसे डेंजरस है। और इसमें लास्ट वन है ओपननेस टू एक्सपीरियंस।
जिन व्यक्तियों को नई नई चीजों को करने में या एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस चीजें करने में मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं उसको, वो कहलाते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो ये 5 फैक्टर्स हैं बिग 5 फैक्टर थ्योरी के, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लेमिंगो टेस्ट? फ्लेमिंगो टेस्ट है, ये फ्लेमिंगो एक बर्ड होती है और उसी बर्ड के आधार पर इसका रखा गया है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए है, 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, जो कि प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए है, जो 1 से तीसरी क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए है। और इस 60 सेकंड जो है उसका ड्यूरेशन होता है, और ये बैलेंस को देखने के लिए, मेजर करने के लिए ये फ्लेमिंगो टेस्ट किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय प्रणाली पर व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है? तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज के? डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा एथलीट है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन का एथलीट है, वो लंबी दौड़ें करता है, तो उसकी जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है, बिल्कुल निश्चित रूप से कम हो जाती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। इंक्रीज हार्ट साइज, हार्ट का जो साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो इसमें आंसर है वो बी होने वाला है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित को मिलाएं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन की, और इसके सामने लिखे गए हैं कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण, रक्त का का जमना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण, दृष्टि के लिए आवश्यक। तो विटामिन ए जो है वो नीड फॉर विजन है, दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम है। विटामिन डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, एंड विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 16 का बी। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। सोडियम, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम। नेक्स्ट साइड है हीमोग्लोबिन, हड्डियां, थायराइड हार्मोन, मांसपेशी संकुचन। तो जो सोडियम है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम करता है, आयरन है वो हीमोग्लोबिन के लिए काम करता है, आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन है, और आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है 16 का, वो 17 का आंसर है सी। लास्ट वन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इफ अ मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमली फॉर अ फ्यू सेकंड द मसल गेन मैक्सिमम रिलैक्सेशन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। तो जो पीएनएफ है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसमें पहले मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसके बाद में रिलैक्सेशन भी बेहतर देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो पीएनएफ है, और पीएनएफ फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करने की, इंक्रीज करने की एक न्यू टेक्निक है। अब सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 19th क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब है होल हो जाना, छिद्र हो जाना, पोर हो जाना। ठीक है, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं महिलाओं में? एक तो लो डाइट हो सकती है, सही तरीके से आहार ना लेना। दूसरा है जेनेटिक्स हो सकते हैं। बॉडी साइज, अगर बहुत लीन आपके बोन्स हैं तो ये देखने को मिलता है। हार्मोन लेवल, अगर हार्मोन्स का लेवल कम है तो भी देखने को मिलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और लाइफ स्टाइल, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उस कारण से भी कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है। मेडिकेशंस, अगर दवाइयां बहुत ज्यादा चलती हैं किसी की तो वो भी कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट करती हैं और उससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा रहता है। पेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभावों की सूची बनाएं। क्या क्या इफेक्ट होते हैं मस्कुलर सिस्टम पर? सबसे पहली बात है कि स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंड्योरेंस इंक्रीज हो जाता है, मसल साइज गेन करने लगता है व्यक्ति, पोस्चर इंप्रूव हो जाता है, रिड्यूस मस्कुलर डाइफंक्शन, अगर मस्कुलर डाइफंक्शन था तो वो रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे आप इफेक्ट पड़ते हैं मस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज के। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सारी गतिविधियों के लाभों की सूची बनाएं। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं? उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटली वो इंगेज रहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशली वो इंटरेक्ट करने लगते हैं लोगों से, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इनहेंसमेंट होती है, और इंडिपेंडेंट वो फील करते हैं खुद को, और सेल्फ स्टीम जो होती है वो हाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं
संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या होता है कि जहां पे सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो और सही अनुपात में हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो और सही अमाउंट में हो, वो कहलाता है आपका बैलेंस डाइट। और इसे खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बॉडी का, उसके लिए संतुलित आहार का सेवन बहुत जरूरी है। खेलों में किन्हीं दो मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी टू साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो सेल्फ डिसिप्लिन है, मेंटल टफनेस है, रेजिलियंस है जिसको कि बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, कंसंट्रेशन है, ये सब इंप्रूव होता है। 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलों में प्रतिभा की पहचान और प्रतिभा विकास की अवधारणा का वर्णन करें। तो ये है कि बेस्ड ऑन एथलीट्स मेंटल फिजिकल एबिलिटी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस गेम के लिए बेहतर है। और पहले जब बच्चा छोटा होता तो उसे ग्रुप ऑफ गेम्स खिलाए जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है, और फिर जाके लास्ट में वो एक गेम के लिए उसे सुनिश्चित किया जाता है कि आप इस गेम में सबसे बेहतर हैं, या बच्चे को समझ आ जाती है कि वो किस गेम को बेहतर ढंग से कर पाएगा। 25th क्वेश्चन है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर जोनल कबड्डी टूर्नामेंट, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी 3 कमेटीज ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट। तो कमेटीज बहुत तरीके की होती हैं, 10-12 कमेटीज होती हैं, तो आपको यहाँ पे 3 लिखनी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। तो आप लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो कि पूरा आयोजन, जिसको कि हिंदी में आयोजन समिति कहते हैं, तो पूरे टूर्नामेंट को देखेगी कि किस तरीके से उसे सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा, तो सभी कमेटीज पे क्या करेगी, नजर बनाए रखेगी। परचेज कमेटी है जो कि खरीदारी करेगी, उस टूर्नामेंट में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी करेगी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है जो कि ग्राउंड देखेगी कि सही है कि नहीं है, खेलने योग्य है कि नहीं है, इक्विपमेंट सही तरीके से है कि नहीं है। एकोमोडेशन जिसको कि फूडिंग एंड लॉजिंग भी कहा जाता है, रहने और खाने की व्यवस्था देखेगी एकोमोडेशन कमेटी। ऑफिशियल कमेटी है कि ऑफिशियल्स कैसे होंगे, कहां से लेके आएंगे, कि किस तरीके से उनकी रहने की व्यवस्था होगी, ये सारी बातें हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज होती है, रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है, इस तरीके से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होती है। इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं इजीली। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सारी गतिविधियों को निर्धारित करने की रणनीतियों की व्याख्या करें। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हमारे पास में फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कि बच्चा जो CWSN है वो भी आराम से खेल पाए। तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप्स कि उसको किस तरीके की दिक्कतें हैं। एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी हो। अकॉर्डिंग टू नीड, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, जरूरत के अकॉर्डिंग हो। हेल्थी इन्वायरमेंट होना चाहिए स्कूल में। मॉडिफिकेशंस इन इक्विपमेंट्स, मॉडिफिकेशंस इन रूल्स, और पीर सपोर्ट मतलब जिसको कि आप आपसी सपोर्ट कहते हैं, वो जरूरी है। Describe the functions of any 3 macronutrients in our diet। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे पास में? कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनको कहते हैं, प्रोटीन है, फैट है और वाटर है। तो आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के बारे में लिखना है। तो कार्ब्स क्या करते हैं हमको, वो हमारे इमीडिएट सोर्स है भाई एनर्जी के। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इमीडिएट सोर्स होते हैं, तुरंत हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन क्या है, हमारी मसल्स के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। फैट क्या है, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है, जो फैट आपकी बॉडी में होता है। और ये भी क्या है, कार्ब्स के बाद में लास्ट सोर्स एनर्जी का जो सोर्स होता है वो फैट होता है। लिस्ट डाउन द आइटम्स टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इन द Rickley and Jones सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एनी ऑफ देम। आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है 2 सीनियर सिटीजन टेस्ट के जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। तो पहला है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेगा वो टेस्ट है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। दूसरा है बैक स्क्वैट टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, बैक स्क्वैट टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, उम्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए है। रिकली और जोन्स 2 व्यक्ति थे, उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट बनाया था। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस टेस्ट को देख लें, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। खेलों में न्यूटन के गति के नियमों पर चर्चा उससे संबंधित उदाहरणों का उपयोग करते हुए कीजिए। यूज रिलेवेंट एग्जांपल्स टू डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। तो न्यूटन के कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इनको किन किन नामों से जाना जाता है?
फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ का नाम है एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ की हम बात कर देते हैं कि हमको कैसे रिलेवेंट दिखाना है इसको स्पोर्ट से। तो एक फुटबॉल है जो कि ग्राउंड के ऊपर एक स्थिति में खड़ी है, स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी है, मतलब वो रेस्टिंग पोजीशन में है। तो वो न्यूटन का पहला नियम है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी जगह पे अपनी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो अगर फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो वो तब तक वैसी ही रहेगी जब तक कि उसको कोई प्लेयर किक नहीं करेगा। तो ये पहला नियम है। सेकंड लॉ जो मोमेंटम और एक्सेलरेशन का है कि जितनी ज्यादा फोर्स के साथ में आप फुटबॉल को किक करेंगे वो उतनी तेजी से आगे जाएगी। उसी प्रकार है कि फुटबॉल को अगर गोलकीपर रोक रहा है तो वहां पे एक्शन रिएक्शन लॉ लगता है, और जो हाथों को पीछे खींचता है तो वो इसलिए खींचता है कि जो मोमेंटम है बॉल का वो बना रहे, और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, वरना उसके हाथों में बहुत ज्यादा चोट लगेगी, वो ना हो इसके लिए वो हाथों को पीछे खींचता है। तो वो ब्रेक करता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को। तो आपको इस तरीके से एग्जांपल्स रखने हैं। खेलों में देखे जा सकने वाले आक्रामकता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो 3 तरीके के एग्रेशन है आपके सिलेबस में। पहला है हॉस्टाइल एग्रेशन, जिसको कि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता भी कहते हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल सहायक आक्रामकता, और तीसरा है असर्टिव मुखर आक्रामकता। तो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, जिसमें कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को फिजिकल हार्म करने की कोशिश करता है। इंस्ट्रूमेंटल है, इसमें टारगेट होता है गोल को अचीव करना, स्पेसिफिक जो गोल है उसको अचीव करना। और असर्टिव एग्रेशन होता है कि एन अप्रोप्रिएट एंड नॉन थ्रेटेनिंग मैनर, मतलब कि किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, और एप्रोप्रिएट मैनर्स में आपको एग्रेशन दिखाना है, कुछ मैनिपुलेशन करके, टीम स्ट्रेटजीज में चेंजेस करके, इस तरीके से। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन अभी आपके पास में आने लगे हैं और ये बहुत ही आसान है। इसमें से आप 4 के 4 क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। तो पहला जो डायग्राम है वो स्कोलियोसिस बीमारी को दर्शाता है, दूसरा है वो काइफोसिस को दर्शाता है, और तीसरा जो है वो लॉर्डोसिस को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पास में पूछे गए हैं। चित्र 2 में किस विकृति को दर्शाया गया है? तो चित्र 2 में कौन सी विकृति है? काइफोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र 1 में दिखाई गई विकृति के कोई 2 कारण लिखिए। तो जो ये विकृति है वो स्कोलियोसिस है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि एक तरफ को बच्चा अगर है वो बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है तो लेटरल कर्वेचर बन जाता है स्पाइन का। ये भी हो सकता है कि कुछ जेनेटिक्स हो, बाय बर्थ कुछ बीमारी हो, मस्कुलर डाइफंक्शन हो, या सेरेब्रल पाल्सी हो। इस तरीके से कुछ बीमारियां हैं जो कि इसके लिए कारण बनती हैं स्कोलियोसिस के लिए। रीढ़ की हड्डी के उस क्षेत्र का नाम बताएं जो चित्र 3 में प्रदर्शित विकृति से प्रभावित होती है। तो ये लुम्बर रीजन है, लुम्बर रीजन। किस विकृति को राउंड अपर बैक या हंच बैक के नाम से जाना जाता है? तो हंच बैक के नाम से जाना जाता है काइफोसिस को। और यहाँ पे आपके पास में है इन द ब्लैंक्स जेनुवेरम के नाम से भी जाना जाता है। तो जेनुवेरम बो लेग, जो धनुषाकार पैर होते हैं, जेनुवेरम कहते हैं, और जो नॉक नी होता है उसको जेनुवेल्गम कहते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपके पास में डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। चित्र 1 में दिखाए गए परीक्षण का नाम बताएं। तो चित्र 1 में जो दिखाया गया है वो प्लेट टैपिंग टेस्ट है, जो कि कोऑर्डिनेशन को देखता है 5 से लेके 8 साल के बच्चे में। चित्र 2 में किए गए परीक्षण का उद्देश्य लिखे। तो ये पार्शियल कर्ल अप है। तो इसमें क्या है, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है, और उसी के लिए टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप। ऊपरी शरीर की शक्ति को मापने के लिए लड़कियों द्वारा कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स है। जो तीसरा डायग्राम आपको दिख रहा है ये पुशअप्स का पोज है मेल के लिए, बॉयज के लिए। फीमेल के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चित्र 1 में दिखाया गया परीक्षण छात्रों के किस आयु वर्ग पर लागू होता है? तो ये 5 से लेके 8 साल तक के बच्चों पर लागू होता है, 1 से लेके तीसरी क्लास तक के लिए। उस परीक्षण का नाम बताइए जिसका उपयोग बच्चे के लचीलेपन को मापने के लिए किया जाता है। तो वो है सिट एंड रीच टेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 33 जो है वो भी
आपके पास में डायग्राम वाला क्वेश्चंस है और इसमें 4 के 4 आप क्या कर सकते हैं, नंबर ले आ सकते हैं आराम से। चित्र 1 में दिखाई गई चोट का नाम बताएं, तो ये एब्रेशन है, खरोंच जिसे कहते हैं। चित्र 2 में दिखाई गई चोट के बारे में बताएं, तो ये कंट्यूजन है, नील पड़ना, गुम चोट जिसको कहते हैं। चित्र 3 में दिखाई गई चोट के कारण बताएं, तो ये लैसरेशन है, विदारण कहते हैं इसे। और जैसे कि कांच पे हाथ पड़ गया या कोई भी नुकीली शार्प चीज, शार्प ऑब्जेक्ट था, उस पे हाथ लग गया, तो उस कारण से ये हो सकती है। कोमल ऊतक की चोटें क्या होती हैं? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज क्या होती हैं? जो मांसपेशियों में चोट लगेगी वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहलाती हैं। और जो हार्ड टिश्यू इंजरीज होती है वो बोन्स में लगती है, तो वो हार्ड टिश्यू इंजरी कहलाती है। और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिगामेंट के अधिक खिंचने या फटने को कहा जाता है, तो लिगामेंट जब भी डैमेज होगा, जब भी टियर होगा, उसको स्पेन कहते हैं, स्पेन। और मसल्स पुल होगा या फिर टेंडन में दिक्कत आएगी तो उसको कहते हैं स्ट्रेन। ये आपको ध्यान रखनी है, ये दो इंजरी जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद में 34th क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 टीमों का नॉकआउट फिक्सर बनाइए एवं नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ बताइए। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ क्या है? एक तो बहुत समय की बचत होती है, समय कम लगता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, मैन पावर कम लगती है, ठीक है, ग्राउंड कम लगेंगे, जल्दी से निपट जाएगा टूर्नामेंट, और जो फाइनेंस है, रुपया जो है वो भी कम लगेगा। तो ये इसके फायदे हैं और हमको जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, ये भी फायदे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। 25 टीम है यहाँ पे, तो आप फिक्सर कैसे बनाएंगे? पहले इनको आप 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या है, तो अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रहेगी, 13 टीम अपर हाफ में रहेगी, 12 टीम लोअर हाफ में रहेगी। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज आप किस में से निकालोगे? 32 में से 25 को घटा दोगे तो 7 बाइज आ जाएंगी। 7 में से 4 बाइज लोअर हाफ में रहेंगी और 3 बाइज अपर हाफ में रहेंगी। इस तरीके से आप फिक्सर बना सकते हो और इसमें 5 राउंड्स होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको पता है कैसे निकालते हैं, n-1, तो 25 में से 1 गया, 24 मैचेस होंगे, वो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में, एयर में प्रोजेक्ट करने को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी विद सुटेबल एग्जांपल। प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारकों को उपयुक्त उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सबसे पहले क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कितने फोर्स के साथ में आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है एयर में। ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थ्रोइंग एरिया एंड लैंडिंग एरिया। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसमें क्या है कि ग्रेविटी भी कहीं ना कहीं काम करती है, एयर रेसिस्टेंस काम करता है, शेप एंड साइज कैसे काम करेगा कि जो जेवलिन होता है, जो भाला होता है, वो आगे से देखा होगा नुकीला होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि एयर रेसिस्टेंस कम लगे। वहीं अगर हम शॉर्ट पट को फेंकते हैं तो बहुत ज्यादा दूर तक कैरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक तो साइज अलग है, वेट अलग है, शेप अलग है। ये सारे क्या है? कारण है प्रोजेक्टाइल को प्रभावित करने वाले। सहन क्षमता क्या है? व्हाट इज एंड्योरेंस? एंड्योरेंस क्या है जी? एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। थकान को रोकने की मांसपेशियों की क्षमता, वो कहलाती है सहन क्षमता। इनको इंप्रूव करने के कौन कौन से मेथड है? इंटरवल मेथड है, फार्टलेक मेथड है और कंटिन्यूअस मेथड। आप इसमें फार्टलेक मेथड जरूर पढ़ें क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। लास्ट वन क्वेश्चन है, विच आसना विल यू सजेस्ट फॉर ओबेसिटी? तो ओबेसिटी के लिए कौन सा आसन आप सजेस्ट करोगे? तो बहुत सारे आसन है, ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, हलासन है, धनुरासन है। उन किसी भी 2 आसन की आपको क्या करना है? प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है। प्रोसीजर लिखना है कि कैसे किया जाता है, बेनिफिट लिखना है उसके लाभ क्या है और सावधानियां लिखनी है। ये आप जरूर से कर लें इस क्वेश्चन पेपर को, इसमें से ही आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे होप सो। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से आप एग्जाम दें और बहुत अच्छे से आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और बिना नर्वस हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।